हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी एडेड जूनियर सुपर टेट के लिए साइंस के न्यूमेरिकल्स के टॉप 30 क्वेश्चंस। तो इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं जिसमें साइंस के न्यूमेरिकल किए थे हमने 30 क्वेश्चंस। तो आज ये सेकंड क्लास करेंगे, तो ये पूरे टोटल 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे जो साइंस के लिए होंगे यूपी एडेड जूनियर सुपर टेट के लिए। और आप लोगों को पता ही होगा कि इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनका नहीं हो रहा है तो उसमें ये करना है कि नीचे रीसेंड या फिर फॉरगॉट करके लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी। तो जिसने एक से ज़्यादा बार वो ओटीपी यूज़ कर लिया तो वो अब डाउनलोड नहीं हो पाएगा उससे, तो उसको रीसेंड करके जो न्यू ईमेल पे ओटीपी आएगी उससे इजीली हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन के 2.72 ग्राम के वाष्पन से 0.72 ग्राम अपक्षेप प्राप्त होता है, तो पदार्थ की विलेयता क्या है। तो किसी पदार्थ, कोई भी मैटर है, उसका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका कितना मास दे रखा है 2.72 ग्राम। उसका अगर हम वाष्पन करेंगे, वेपोराइजेशन करेंगे, तो जो अपक्षेप मतलब प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है वो कितना मिलेगा हमें 0.72 ग्राम। तो इसकी हमें विलेयता बतानी है कितनी होगी। तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, विलेयता हमें कितना अपक्षेप प्राप्त हो रहा है, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं सेम वैसे ही करना है 0.72। अब पहले टोटल इतना था और इतना अपक्षेप प्राप्त हुआ, तो इसमें यूज़ कितना हुआ मतलब बचा हुआ निकालना है। तो 2.72 माइनस 0.72 और इनटू में क्या आ जाएगा हमारा 100। तो 0.72 इंटू 100 तो अपॉन में 2 बचेगा। तो दो यहाँ पर 2 नंबर वाले पॉइंट है और यहाँ पर 2 जीरो है, तो ये पूरा कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा 36। तो इसकी जो विलेयता है वो कितनी हो जाएगी 36, ऑप्शन ए। क्वेश्चन फर्स्ट है, अपनी अक्ष पर पृथ्वी के घूमने की वह चाल ज्ञात कीजिए। हमें पृथ्वी के रोटेशन, जो अर्थ रोटेशन करती है अपनी एक्सिस पर, उसकी चाल निकालनी है। तो जब भी घूमने की चाल होगी तो उसको हम क्या ऐड करेंगे, कोणीय चाल ओमेगा, जिससे कि भूमध्य या विषुवत रेखा पर, इंग्लिश में बोलेंगे इक्वेटर पर, किसी मनुष्य का जो भार है, वेट है, वो कितना हो जाएगा 3/5। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या भी दी गई है RE 6400 किलोमीटर मान लीजिए। अब जो भार होता है, वेट, उसका फॉर्मूला क्या होता है mg, ये याद रखना है। तो एक फॉर्मूला होता है g डैश इक्वल्स टू होता है g माइनस RE ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, वेट चाहिए था, तो यहाँ पर m की मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा mg डैश इक्वल्स टू mg माइनस m RE ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर mg डैश जो नया भार है वो कितना हो गया है इसका 3/5 mg इक्वल्स टू mg माइनस m RE ओमेगा स्क्वायर। m तीनों का हमारा कट हो जाएगा, 3/5g माइनस g जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ बचेगा 2/5g इक्वल्स टू RE ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2g तो ऊपर है ही और अपॉन में जाएगा 5, ये 2g अपॉन 5 RE और अंडर रूट क्योंकि स्क्वायर था। अब यहाँ पर सिंपल g की और RE की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2 इंटू जी की वैल्यू है 9.8 होती है। अगर हमें क्वेश्चन में 10 गिवन होती है तभी रखेंगे, वरना हमें नहीं दी है तो 9.8 ही रखनी है, अपॉन 5 इंटू यहाँ पर है 6400 किलोमीटर। जब 6400 को किलोमीटर में मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 और 2 यहाँ पर 0 है तो 10 की पावर 5, इतना हमारा हो गया। 2 से इसको कट कर लेंगे 32 टाइम्स, फिर 2 से दोबारा कट हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4.9। अब ये जो 4.9 है, अब ये अगर हम इसका यहाँ पर पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा दें 10, तो 49 का अंडर रूट तो सिंपल 7 बाहर आ ही जाएगा। नीचे क्या बचेगा 16 5 80, 80 में भी 16 का तो बाहर 4 आ ही जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा हमारा 5 और 10 की यहाँ पर था 10 की पावर 5 और 1 तो 10 की पावर 3 भी बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया 7/400 इंटू अंडर रूट 5। जब हम इसको अंडर रूट 5 को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पूरा आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये पूरा आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं, तो हमारा आएगा 7.8, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग सा हो जाएगा। 7.8 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन पर सेकेंड, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल से
नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, पृथ्वी तल से कितना नीचे या ऊपर जाने पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी जो होता है वो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा। और आर ही हमें पृथ्वी की त्रिज्या दी गई है 6400 किलोमीटर। अगर हम अब देखें कि नीचे जाने का जो आंसर है वो ऑप्शन सभी में 3200 किलोमीटर दिया है, तो हमें नीचे जाने का तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऊपर की निकालेंगे। नीचे का बाद में फॉर्मूला बता देंगे, पहले ऊपर का निकाल लेते हैं। ऊपर का के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। तो जी डैश हमें दे रखा है कि वो आधा हो जाएगा, तो जी अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। जी से जी कट हो गया, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई को हम लिख लेंगे 6.4 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि हम या फिर 64 ऐसा करिए, आंसर में किलोमीटर में ही है तो यहाँ पर हम 6400 ही रहने देते हैं। अगर मीटर में होता तो चेंज कर लेते। इक्वल्स टू यहाँ अंडर रूट था तो यहाँ स्क्वायर था, तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। अब एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2 माइनस 1 तो है ही, क्योंकि इधर लेकर जाएंगे, इंटू 6400। अब रूट 2 की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन रूट 2 रूट 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। रूट 2 की क्या होती है 1.414 माइनस 1 इंटू 6400। जब माइनस करेंगे तो 0.414 इंटू 6400। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 2649.6 किलोमीटर। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हमें केवल क्योंकि यही देखना था कि हमारा जहाँ पर भी ये 2649.6 किलोमीटर हो जाएगा तो वहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। अब नीचे वाले के लिए सबके लिए सेम है, तो नीचे वाले का बस फॉर्मूला याद रखना है कि क्या होगा इसमें। नीचे वाले का फॉर्मूला होगा जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो नीचे वाले का हो गया हमारा जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। यहाँ पर भी यही करेंगे, जी डैश की जगह जी अपॉन 2 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। और ऊपर वाले का क्या हो गया, जी इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो बस ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट है, एक पिंड 98 मीटर पर सेकेंड प्रति के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो एक पिंड है जिसकी वेग क्या दे रखी है हमें 98 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई एच हमें निकालनी है, कितनी होगी, जी की वैल्यू हमें दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब जब भी अब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो हमेशा फॉर्मूला माइनस में लेते हैं, और जब भी नीचे की ओर फेंका जाएगा तो फॉर्मूला हमेशा प्लस में लेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, क्योंकि ऊपर है तो माइनस लेना है। अब जब भी ऊपर की साइड फेंका जाता है तो ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा V0 होता है, क्योंकि ऊपर पहुंचकर वो मैक्सिमम पर जब पहुंच जाता है तो इसका जो वेग है वो 0 हो जाता है। और जब नीचे की ओर फेंका जाता है तो हमेशा हमारा U0 होता है। तो V0 हो गया, तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2GH। अब हमें H निकालना है, H इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2G। यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 98 इंटू 98 अपॉन 2 इंटू 9.8। यहाँ पर कट करेंगे तो एक तो पॉइंट हटा लीजिए, तो यहाँ ऊपर 10 हो गया, 98 से 98 कट हो गया, 2 से ये कट हो गया 5 टाइम्स। अब 98 की जब हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 490। तो कितनी हो गई उसकी मैक्सिमम हाइट 490 मीटर। एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, विरामावस्था मतलब वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि 5वें सेकंड में कण द्वारा चलित दूरी s दे रखी है 9, इसमें हमने पहले वाले में भी करा था। जब भी हमसे nवें सेकंड में पूछेगा तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए, टी स्क्वायर की जगह क्या लगाएंगे 2t माइनस 1। अब इसमें हमें त्वरण एक्सेलरेशन निकालना है, तो सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। s की वैल्यू हो गई 9, u तो हमारा है ही 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, हाफ ए 2t मतलब 2 इंटू 5 माइनस 1, 9 इंटू 2 इक्वल्स टू a इंटू 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, 9 से 9 कट हो गया तो a की वैल्यू हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए। दो पतले लेंसों की क्षमताएं क्रमशः +5t और -t दी गई हैं, तो उन्हें परस्पर सटाकर रखा गया है। यदि लेंस संयोजन के बाईं ओर लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर
एक वस्तु है, मतलब पिन है एक, जिसकी ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर, तो निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। अब हमें क्या क्या दिया गया है, पहले तो हम एफ निकाल लेंगे पूरा, फिर यू दिया गया है, यू हमेशा माइनस में होता है तो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई तो ओ दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर। अब जो टोटल पी है वो कितना हो जाएगा, +5 और -1 तो +4d, और एफ का फॉर्मूला क्या होता है फोकस दूरी का, 100/p, तो 100/4 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब लेंस के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, 1/f = 1/v - 1/u, तो हो जाएगा 1/25 = 1/v, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 1/30। 1/v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारी सॉल्व करने के बाद 1/50, तो v की तो आ गई 150 सेंटीमीटर। अब हमें वस्तु की दूरी पता है और प्रतिबिंब की दूरी पता है। अब फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीफिकेशन का, v/u = I/o, तो v कितना है 150, u कितना है 30, I कितना है हमारा, I तो निकालना है, O हो गया 5, यहाँ कट करेंगे 5 टाइम्स, तो 5 5 से 25, तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो कितनी ऊंचाई हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। 1000 ml n/10 नॉर्मेलिटी दी गई है H2SO4 बनाने के लिए, n/2 H2SO4 विलयन के लिए कितनी आवश्यकता होगी। तो जब भी हमें n और v दोनों दिए होते हैं दो सॉल्यूशन के, तो क्या करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला n1v1 = n2v2, n1 कितना हो गया 1/10, v1 कितना हो गया 1000, फिर n2 है 1/2 और v2 हमें निकालना है, तो यहाँ 0 से 0 कट गया, v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 ml, ऑप्शन सी। 25 ml हाइड्रोजन 50 सेकंड में विसरित होती है। समान परिस्थितियों में 20 ml ऑक्सीजन को विसरित होने में कितना समय लगेगा। तो हाइड्रोजन का दिया गया है और ऑक्सीजन का निकालना है, अणुभार दोनों के ही दे दिए गए हैं। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, जब भी हमारा ये दिया होगा वॉल्यूम और टाइम, और फिर उसके बाद में ये भी पूछा है अणुभार भी दिए गए हैं, तो फॉर्मूला होता है V1T2 = V2T1 = अंडर रूट में M2/M1, M1 और M2 हो गए हमारे मोलर मास। तो V1 पहले हाइड्रोजन के लिए देखते हैं, V1 कितना हो गया 25 अपॉन V2 कितना है हमारा 20, अब T2/T1, तो T2 कितना हो जाएगा वो हमें निकालना है, T1 कितना है 50 = अंडर रूट M2, तो ऑक्सीजन का दे रखा है हमें 32 और M1 दे रखा है 2, ये कट हो गया 16 टाइम्स, यहाँ ये 25 से कट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो T2/40 = 16 का रूट 4, तो टोटल कितने सेकंड हो जाएंगे हमें 160 सेकंड, ऑप्शन बी। समान परिस्थितियों में 14.1 ml हाइड्रोजन को विसरित होने में उतना ही समय लगता है जितना कि 5 ml मैथेन को लगता है। तो अब इसमें हमें वॉल्यूम दिया गया है और टाइम सेम है, तो आपेक्षिक घनत्व बताना है, तो आपेक्षिक घनत्व जब होगा तब क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे V1/V2 = अंडर रूट। अब ये T1 T2 हमने इसलिए नहीं लिए क्योंकि दोनों के टाइम सेम है तो वो कट हो जाएंगे, बस M2/M1 की जगह हमें रखना है D2/D1। V1 दिया है हमें 14.1, V2 हमें दिया है 5, और अंडर रूट में D2 हमें निकालना है, हाइड्रोजन का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 1। यहाँ पर जब इसका स्क्वायर कर लेंगे इधर लाएंगे तो D2 की वैल्यू हो जाएगी 14.1 × 14.1 अपॉन 5 × 5 मीन्स 25। अब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.95, तो कितना हो जाएगा मीथेन का आपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी 7.95। लिथियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो लिथियम हाइड्राइड में हमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। लिथियम हाइड्राइड को हम कैसे लिखते हैं LiH। अब ये जो लिखने का फॉर्मूला होता है हम कैसे लिखते हैं अगर हमें नहीं पता हो, तो Li की कितनी वैलेंसी होती है 1 और H की भी वैलेंसी होती है 1, तो जब भी हमेशा क्रॉस कर देते हैं वैलेंसी को तो Li पर भी 1 आएगा और H पर भी 1 आएगा, तो 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें निकालनी किसकी है हाइड्रोजन की, तो Li की कितनी है 1 प्लस H की हमें पता नहीं है, एक्स हमने x मान ली हाइड्रोजन की, इक्वल्स टू हमेशा करेंगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो ये नहीं करना है कि हमें पता है कि हाइड्रोजन की वैल्यू तो +1 होती है, लेकिन पूछा है लिथियम हाइड्राइड में, तो निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1। चंद्रमा के तल पर
गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा यदि चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 भाग हो और जो चंद्रमा पर द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 भाग हो। तो ये जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारा स्मॉल जी का, स्मॉल जी इक्वल्स टू होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब हम दोनों के लिए लगा लेंगे, जो जी डैश तो हम ले लेंगे चंद्रमा के लिए और पृथ्वी के लिए ले लेंगे जी, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू चंद्रमा के लिए हो जाएगा जी एम ले लेते हैं तो एम एम अपॉन आर एम का स्क्वायर। अब जी के लिए लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा आर ई का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई। तो जी से जी हमारा कट हो जाएगा, ये तो हमें निकालना ही है तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ दे रखा है एम एम, तो जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो कितना है इसका 1/80 भाग, तो एम अपॉन 80 हो जाएगा। और नीचे है आर एम, तो आर कितनी हो जाएगी 1/4, तो आर ई इंटू में करेंगे ऊपर स्क्वायर तो आर ई स्क्वायर अपॉन इंटू 16 और यहाँ है आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई और आर ई पूरा कट हो जाएगा। 16 से ये कट होगा 5 टाइम्स, तो जी कितना जी डैश जो है वो कितना हो जाएगा जी अपॉन 5, ऑप्शन ए। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर है। पृथ्वी तल से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी अगर स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर हमसे तीव्रता पूछे या फिर लिखा हो गुरुत्वीय क्षेत्र तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है जो अभी हमने लगाया था। अब ये ऊपर जाने पर है तो वही लगाएंगे, जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो जी की वैल्यू दी है 10, 1 प्लस एच को हम किस में कर लेंगे मीटर में, तो मीटर में कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁵ अपॉन ये दे रखा है 6.4 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर हो जाएगा। 10⁵ यहाँ पर 0 से बढ़ाएंगे तो ऊपर 10 और हो जाएगा, तो 10⁶ पूरा कट हो जाएगा, 8 से कटेगा ये 8 टाइम्स, तो 10 अपॉन 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 9 और 8 हो जाएगा हमारा ऊपर, तो 6400 अपॉन 81। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6400 अपॉन 81 को तो हमारा ये आंसर आएगा, यहाँ पर होगा ये 640 अपॉन 81। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.9 न्यूटन पर किलोग्राम, क्योंकि ये तीव्रता के लिए इसका मात्रक लगाया गया है, ऑप्शन बी। किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर तक ले जाने हेतु ऊर्ध्वाधर किस वेग से फेंकना होगा और जी की वैल्यू 9.8 दी गई है। तो हमें ये बताना है किस वेग से फेंकना होगा। जैसे ऊपर की ओर था तो हमने बताया था कि v की वैल्यू 0 होती है ऊपर फेंकने पर, तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू डायरेक्ट लगा लेंगे 2gh। अब हमें u की वैल्यू निकालनी है, दी नहीं है, तो 2 इंटू जी 9.8 और h दिया है हमें 1000, तो एक पॉइंट से तो एक 0 कट हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में 2 0 और 98 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 196, तो ये हो गया हमारा 19600। अब यहाँ यू स्क्वायर था, जब इसको अंडर रूट करेंगे तो 196 का अंडर रूट होता है 14, 100 का हो जाएगा 10, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 140 मीटर पर सेकेंड। एक कार 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सड़क पर चल रही है तो ब्रेक लगाने पर इसकी अवरोधन दूरी 18 मीटर है। यदि इसी कार का वेग 15 की जगह 25 कर दिया जाए तो बतानी है कि नई अवरोधन दूरी क्या होगी अगर जो मंदन है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो मंदन उत्पन्न होता है, तो दोनों में जो मंदन है एक ही वैल्यू दोनों में ही सेम रहेगी। तो जब भी अवरोधन दूरी दी होगी तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डी इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो अब दोनों का ही एक साथ लगा लेंगे, d2 अपॉन d1, d2 का हो जाएगा ut स्क्वायर अपॉन 2a, क्योंकि दोनों का 2a तो सेम ही है, इंटू 2a अपॉन u1 स्क्वायर, तो 2a से 2a कट गया, u2 स्क्वायर कितना है हमारा 25 इंटू 25 अपॉन ये कितना है हमारा 15 इंटू 15, 5 5 सा 15, 5 3 सा, फिर 5 5 सा और 5 3 सा, तो d2 हमें निकालनी है, d1 इसमें मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, d1 कितनी थी 18, तो 18 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 9, 9 से कटेगा 2 टाइम्स, तो 5 5 सा 25, 2 सा 50, तो जो सेकंड वाले की अवरोधन दूरी है वो हो जाएगी 50 मीटर। नेक्स्ट है एक पतले उत्तल लेंस तथा एक पतले अवतल लेंस की क्षमताओं के परिमाण का अनुपात 3:2 है। तो एक पतला उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स है, एक दूसरा कॉनकेव लेंस है, दोनों की क्षमताओं जो दोनों की पावर्स हैं उनका
रेशो दे रखा है 3/2। जब वे संपर्क में रखे जाते हैं तो जो उनकी तुल्य फोकस दूरी है, रिजल्टेंट जो उनकी फोकस लेंथ होगी वो है 30 सेंटीमीटर। तो इनकी अलग अलग फोकस दूरी कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे कि किस टाइप से हमारा आएगा। P1/P2 हमें दे रखा है 3/2 है। तो हमेशा जो पावर होती है वो फोकल लेंथ के अपोजिट होती है। तो हम अगर F1/F2 निकालेंगे तो इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये F2 को निकाल लेते हैं। F2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3F1/2। अब हमें दे रखा है कि जो रिजल्टेंट फोकस दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको पुट कर लेंगे 1/30 इक्वल्स टू 1/F1 और 1 + 1/F2। लेकिन जो F2 है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है। तो 1/F1 माइनस हो गई तो उल्टा कर देंगे इसको 2/3F1। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 1/30 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3F1। 3 से ये कट होगा 10 टाइम्स। तो F1 की वैल्यू तो आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें F2 को निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। और F2 जब निकालेंगे तो वो आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 100 ml N/10 Na2CO3 विलयन में कितने ग्राम Na2CO3 उपस्थित हैं। तो इसका पहले हमें निकालना होगा तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो होता है E इक्वल्स टू जो इसका अणुभार होगा अपॉन 2, मतलब m/2। अब Na2CO3 का अणुभार जो है वो निकालेंगे, वो कितना होगा Na। इसमें अब हमें दिया नहीं है तो पता होना चाहिए कि इसका कितना होता है। Na का होता है 23, तो 23 का हो जाएगा इंटू 46, प्लस में कर देंगे कार्बन का हो जाएगा हमारा 12, ऑक्सीजन 3 है तो 16 3 सा 48। जब सबको ऐड करेंगे आएगा 106। और अपॉन में ये हमने 2 क्यों लिया है कि इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है Na2CO3, इसकी कितनी वैलेंसी हो जाएगी हमारी 2। तो हमेशा तुल्यांकी भार इक्वल्स टू होगा जो अणुभार है हमारा अपॉन में वैलेंसी। तो m/2 106/2 कितना हो जाएगा 53। अब अगर हम देखें तो 1000 ml पर होता है, 1000 ml पर इसका तुल्यांकी भार 53/10 है, क्योंकि ये हमने ले लिया n/10 तो है ही इसका। अब हमें निकालना है 100 ml के लिए। तो 100 ml के लिए कितना हो जाएगा ये तो हो गया 53/10 इंटू 100 अपॉन में 1000। तो ये दोनों जीरो कट हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा 0.53 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक कार्बनिक यौगिक CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमें लिखना है IUPAC नेम। तो जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, नंबरिंग करनी होगी और सबसे लॉन्ग चेन बनानी होगी उसे नंबरिंग करने में। तो जब हम देखें तो ये सबसे लॉन्ग चेन बन रही है क्योंकि इसमें हमारे आ रहे हैं 4। तो सिंपली इसे बना लेंगे क्योंकि इसमें दोनों डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो रहे हैं। अब डबल बॉन्ड इधर भी है इधर भी है, तो किधर से भी अगर हम कर लेंगे तो भी हमारा पास ही पड़ेगा, इधर से भी 1 पड़ेगा इधर से भी 1 पड़ेगा। फिर देखते हैं कि मिथाइल किधर से पास पड़ेगा, जब डबल बॉन्ड को नहीं दोनों सेम पड़ रहे हैं। इधर से मिथाइल पास पड़ेगा इधर से दूर पड़ेगा। तो हम इधर से इसकी नंबरिंग करते हैं कि कितनी होगी 1 2 3 4। अब सबसे पहले हमें ये लिखना होगा CH3 कितने पर अटैच है हमारा 2 पर। ऑप्शन बी को हम कट कर देंगे और डी को भी, क्योंकि 2 नहीं लिखा हुआ, अगर 1 लिखा होता तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 मैथिल, तो 2 हमारा हो गया मैथिल। इसके बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के लिए हम क्या लगाएंगे ब्यूटाडाइन, ब्यूटा, और 2 हैं हमारे डबल बॉन्ड तो क्या लगाएंगे ब्यूटाडाइन। अब दोनों में ब्यूटाडाइन हमारे सेम है, लेकिन हमें देखना है कि डबल बॉन्ड कितने कितने नंबर पर है। यहाँ हमारा 1 पर है और यहाँ 1 2 3, यहाँ है हमारा 3 पर। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 2 मैथिल 1 3 ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस से 16 गुना अधिक भारी है। तो समान परिस्थितियों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विषण गतियों का अनुपात क्या होगा। तो ये डायरेक्ट लग जाएगा, विषण गति का अनुपात R1/R2 इक्वल्स टू होता है √D2/D1। ये तो हमें अनुपात तो निकालना ही है दोनों का, पहले हाइड्रोजन है और फिर हमारा ऑक्सीजन है, इसका ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर D2 जो रखेंगे वो हम ऑक्सीजन का रखेंगे। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन दे रखी है हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है और हाइड्रोजन का 1, तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारा आंसर 4 ऑप्शन सी।
NiCO का होल 4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो CO की जो होती है ये एक मुक्त अवस्था में ये पूरा कंपाउंड है तो इसकी कितनी होती है हमेशा 0। तो Ni की ले ली हमने x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो डायरेक्ट जो Ni की है वो भी हमारी कितनी आ जाएगी 0, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपचयन रिडक्शन की होगी? तो रिडक्शन में क्या होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कम होता है घटता है तो रिडक्शन होगा और जब ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होगा तो ऑक्सीकरण होगा। अब पहले फर्स्ट में देखते हैं यहाँ पर जो है Fe की +2 है और यहाँ +3 है तो मतलब बढ़ रहा है चार्ज तो ये क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन। फिर हम सेकंड में देखते हैं यहाँ Zn की 0 है और यहाँ +2 है तो यहाँ भी बढ़ रहा है तो क्या होगा ऑक्सीडेशन। थर्ड में देखें तो यहाँ है -1 और यहाँ 0 तो ये भी बढ़ रहा है तो ये भी होगा ऑक्सीडेशन। अब अगर हम डी में देखें तो डी में यहाँ +3 और यहाँ +2 है तो मीन्स +3 से +2 कम हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा रिडक्शन अपचयन। एक मनुष्य जिसका पृथ्वी की सतह पर भार 96 किलोग्राम है यदि वह पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या को 3 गुना ऊंचाई पर जाता है तो जो ऊंचाई है वो दे रखी है पृथ्वी की त्रिज्या से 3 गुना है तो उस स्थान पर उसका भार कितना हो जाएगा? जो जी डैश वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन ऊंचाई पर जा रहा है तो एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब हमें दे रखा है यहाँ जी अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस एच दे रखी है कि त्रिज्या से 3 गुनी है तो 3re अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। आर ई से आर ई कट हो जाएगा तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 तो g अपॉन 16 हो गई जी डैश की वैल्यू। अब हमें सिंपल जी डैश तो निकालना नहीं है भार निकालना है तो भार कितना हो जाएगा दोनों में अगर हम m की मल्टीप्लाई कर दे तो एम जी डैश इक्वल्स टू एम जी अपॉन 16। एम जी डैश हमें निकालना है और पहले वाला एम जी दिया गया 96 अपॉन 16 ये हो जाएगा हमारा 6 किलोग्राम, ऑप्शन बी। पृथ्वी तल से 128 किलोमीटर ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी? अब है परसेंटेज का निकालना तो हमें इस फॉर्मूले से है लेकिन लास्ट में हमें परसेंटेज भी निकालनी होगी तो जी डैश इक्वल्स टू अब डायरेक्ट लगा लेते हैं इसी फॉर्मूले को जी अपॉन 1 प्लस एच हमें दे रखी है 128 किलोमीटर अपॉन आर ई हमें दे रखी है 6400 किलोमीटर का स्क्वायर। 16 से कट कर लेते हैं 16 8 सा और यहाँ पर होगा 400 फिर 8 से कट हो जाएगा 50 टाइम्स तो कितना हो जाएगा g अपॉन 51 का होल स्क्वायर और इन 2 में ऊपर हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर। अब हमें निकालनी है कितनी प्रतिशत कमी होगी तो माइनस कर लेंगे g माइनस g 50 का होल स्क्वायर अपॉन 51 का होल स्क्वायर अपॉन में g इंटू 100। g से g सारे कट हो गए ऊपर जाएगा यहाँ पर 51 का होल स्क्वायर माइनस 50 का होल स्क्वायर इंटू 100 और अपॉन में 51 इंटू 51। अब यहाँ पर क्या करेंगे 51 इंटू ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस कर लेंगे एक बार माइनस तो 101 दो जीरो हो जाएंगी और 51 इंटू 51 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.88%। तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे क्योंकि ऑप्शन में पॉइंट में नहीं है, ऑप्शन डी 4%। यदि प्रक्षेप्य कोण को स्थिर रखते हुए वेग को दोगुना कर दिया जाए तो अधिकतम परास क्या होगी? तो परास जो होती है अगर प्रक्षेप्य कोण स्थिर होता है तो परास हमेशा वेग के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आर जो है परास हो गई रेंज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी यू स्क्वायर के। तो जब हम इसको दुगना कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर। तो जो परास होगी वो कितनी हो जाएगी 4 गुनी, ऑप्शन ए। पृथ्वी तल पर स्थित बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब जी जो है वो हमें 2.5 दिया गया है। तीव्रता दी होगी तब भी हमें सेम ही फॉर्मूला लगाना है। उसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव की गणना कीजिए तो v निकालना है हमें और त्रिज्या दी गई है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है विभव का होता है कैपिटल G m अपॉन आर ई, ये हमें होता है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर v की वैल्यू तो हमें निकालनी है और पहले दी गई है स्मॉल जी तो स्मॉल जी वाला हम लगा लेते हैं 2.5 हो जाएगा इक्वल्स टू स्मॉल जी का भी फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब यहाँ रख लेते हैं इसको 2.5 इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई की जगह आ जाएगा v और एक आर ई हमारा बच जाएगा तो v की वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 6.4 इंटू 10⁶। तो यहाँ से 2 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ होगा 10⁴।
अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमेशा जो विभव होता है वो गुरुत्वीय विभव माइनस में होता है, बस सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -1.6 इंटू 10⁻7 जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट है किसी समबाहु त्रिभुज का अपवर्तनांक जो है वो √2 दिया हुआ है, तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? तो विचलन कोण और अपवर्तनांक में जो रिलेशन होता है वो होता है n इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल, ये तो हो गया विचलन कोण, अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। अब हमें a क्या लेना है, यहाँ पर दिया गया समबाहु, तो जब भी समबाहु होता है तो कोण क्या होता है 60 डिग्री। n की वैल्यू है √2 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2 हो जाएगा साइन 30। साइन 30 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल बाय 2। यहाँ क्या बचेगा 1/√2। 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो 45 इक्वल्स टू a प्लस डेल अपॉन 2। a थी हमारी 60, तो यहाँ पर आ जाएगी ये वैल्यू 60, ये पूरे में आएगा हमारा 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 60, तो जो विचलन कोण है वो कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 इक्वल्स टू 30 डिग्री। नेक्स्ट है यदि किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से भूमि तक गिराने में 4 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो यदि गिरते समय एक समान त्वरण का मान जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो अब यहाँ पर टाइम दिया हुआ है तो हमें लगाना है h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो प्लस का लगेगा, ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकते तो हमारा माइनस लगता है, u यहाँ पर हो जाएगा 0 क्योंकि जब नीचे से ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो h इक्वल्स टू डायरेक्ट आ जाएगा हाफ इंटू जी की वैल्यू है 9.8, टाइम है 4 इंटू 4, 2 से ये कट होगा 2 टाइम्स। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 78.4 मीटर, ऑप्शन ए। किसी बल के आयताकार घटक जो है वो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन है, तो इसका परिमाण रिजल्टेंट हमें निकालना, जब भी रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या कर देंगे, जैसे पाइथागोरस लगाते हैं तो अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारा 25 का रूट हो जाएगा 5 न्यूटन। n/10 H2SO4 विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता हमें निकालनी है, कितनी होगी? पहले वाले की तरह ही करेंगे, पहले तुल्यांक की बाहर E निकाल लेंगे, कितना होगा H2SO4 का, तो H का हो गया 2, S का होता है 32, O का हो जाएगा 16 4 जा 64, जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 98, तो 98 इसकी भी वैलेंसी 2 ही है तो हो गई 49। अब इसमें डायरेक्ट निकाल देनी है सांद्रता, तो 49 अपॉन कितनी है n 100, तो हो जाएगा 0.49 ग्राम पर लीटर। एक कार्बनिक यौगिक इसमें दिया गया है, इसका भी IUPAC हमें नेम लिखना है, तो पहले ऐसे ही सिंपल नंबरिंग करेंगे तब उसके बाद इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर है जब COO आता है तो हमेशा क्या होता है एस्टर 1 2 3, 1 2 3 में हमें ये पता चल गया कि प्रोप आएगा। अब एस्टर वाले का कैसे हम नेमिंग करते हैं यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या जुड़ा हुआ है मैथिल, तो हम एथिल वाले तो सारे कट कर देंगे, C भी कट कर देंगे, B भी कट कर देंगे, और अगर हम यहाँ पर 1 2 3 करेंगे तो ये दूर पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर कर देते हैं इधर से 1 2 3, ये वाली काउंटिंग जिधर से भी ये जो हमारा ग्रुप है वो पास पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 पर ये कनेक्ट है तो 1 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैथिल और कितना है 1 2 3 प्रोपेनॉट, तो जब भी एस्टर होता है तो क्या करेंगे जो हमें ग्रुप दिया होगा उसको लिख लेंगे मैथिल और प्रोप लगा के A8 लगा देंगे, तो मैथिल प्रोपेनेट, ऑप्शन डी। किसी गैस के VML के मिश्रण में 1.44 मिनट लगते हैं तो समान परिस्थितियों में ऑक्सीजन के VML के मिश्रण में 1.8 मिनट लगते हैं, तो इनका अणुभार दिया गया है तो गैस का अणुभार बताना है। अब दोनों का हमें आयतन जो है वो सेम दिया गया है, तो VV तो हमारा जो ये फॉर्मूला था V1T2 अपॉन V2T1 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1, तो V तो हमारे कट हो गए, अब T2 हमें लेना है और T1 हमें लेना है, तो T2 कितना हो जाएगा सेकेंड वाले का 1.8, फर्स्ट वाले का 1.44, अंडर रूट M2 कितना हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का 32 और M1 हमें निकालना है, अंडर रूट को इधर ले जाएंगे तो 32 अपॉन M1 इक्वल्स टू 1.8 इंटू 1.8,
अपॉन 1.44 इंटू 1.44। अब यहाँ पर जब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ तो 0.1, 18 से अगर हमने कट करा यहाँ पर आएगा 0.08, फिर ऐसे ही ये 0.1 और यहाँ 0.08। अब जब ये पॉइंट्स को कट कर लेंगे, ये वाले 2 पॉइंट से तो 2 पॉइंट हटी जाएंगे, ऊपर के हटा के इंटू 100 और हमारा आ जाएगा। अब m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 8 इंटू 32 इंटू 64, ये तो 32 हो गया और 8 से हमारा आ जाएगा 64, तो दोनों हो जाएंगे तो 32 इंटू 64 अपॉन में 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20.48, तो जो गैस है उसका अणुभार हो जाएगा 20.48, ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।